कृतिका को कपूर इंडस्ट्रीज ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते बीत गए थे। इस बीच वह सबसे सहज हो गई थी, पर एक चीज़ जो उसे खटकने लगी थी वह थी मानसी, जो अक्सर समर्थ के आसपास ही भटकती रहती थी। हाँ, हालांकि यह सब समर्थ का ही प्लान था। वो देखना चाहता था कि प्यार याद न होने पर भी क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं कि नहीं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में से एक था जेलसी। कृतिका में आजकल इस चीज़ के कर देखे जा सकते थे। वो आजकल मानसी से कटी-कटी रहने लगी थी। उसे मानसी का समर्थ के करीब देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद इस बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि वह अक्सर यही सोचा करती कि उसे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। साथ ही एक बात कृतिका के साथ हो रही थी। आजकल उसे अपना पास्ट उसके सपनों के ज़रिए दिखाई दे रहा था। हाँ, पर साफ नहीं। वे सारी यादें धुंधली थीं, जिसमें किसी का चेहरा साफ नज़र नहीं आता था। यह बात भी आजकल उसके सोचने वाले टॉपिक्स में शामिल थी। इस बात का जिक्र उसने रिदांशी से भी किया था। रिदांशी ने जब यह बात समर्थ को बताई और जब उन सब ने इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट किया, तब डॉक्टर ने कहा, यह एक अच्छा संकेत है कृतिका की याददाश्त वापस आने का। एक दिन आज दिल्ली के सबसे बड़े होटल में से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सब उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आए हुए थे। ये एक बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जो हर कंपनी पाना चाहती थी। इस मीटिंग में विक्रांत सिंह शेखावत, अभय सिंह परियार और समर्थ तीनों मौजूद थे। कुछ 3 घंटों तक सभी कंपनीज ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और अब सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में रिजल्ट सुनाया जाना था। विक्रांत जी और अभय आराम से मुस्कुराते हुए बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था हर बार की तरह उन दोनों की ही इंडस्ट्रीज़ को यह प्रोजेक्ट मिलेगा। पर जब यह अनाउंस हुआ कि इस बार यह प्रोजेक्ट कपूर इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है, तो दोनों के चेहरे सख्त हो गए। वहीं समर्थ को वहां मौजूद बाकी बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट के मिलने की खुशी में बधाई देने लगे थे और वह मुस्कुराते हुए सभी से बधाई ले रहे थे। जब सब चले गए और समर्थ केबिन से कुछ बात करने लगा, तभी एक आवाज़ उसे सुनाई दी। समर्थ ने जब नज़र घुमाकर उस ओर देखा, तो वहाँ अभय वाइन की गिलास लिए अपनी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था और उसके पीछे विक्रांत जी खड़े हुए थे। अभय अपने एटीट्यूड में समर्थ को ऊपर से नीचे देखकर, कांग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर, आज आपकी कंपनी ने हमारा 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलता हुआ आया है। इतना बोलकर अभय ने अपना हाथ समर्थ से मिलाने के लिए बढ़ाया, जिसे समर्थ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। समर्थ हाथ छुड़वाकर अपने एटीट्यूड में, थैंक यू मिस्टर परियार एंड मिस्टर शेखावत। वह एक बार विक्रांत जी को देखकर वापस अभय को देखते हुए बोला, वैसे असल बधाई के हकदार तो आप लोग हैं। समर्थ की बात सुन उनके चेहरे पर नासमझी के भाव आने लगे उन्हें देखकर। इस प्रोजेक्ट के लिए सारी तैयारी मिस कृतिका सिंह शेखावत ने ही अपने अंदर करवाई थी। सच में मिस कृतिका सिंह बहुत टैलेंटेड हैं। समर्थ के मुँह से कृतिका की तारीफ सुन उनके फेस पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि वे दोनों अब तक यह नहीं जानते थे कि कृतिका कितनी काबिल है। खैर, दोनों मुस्कुराने के अलावा क्या कर सकते थे। दोनों ही वहाँ से बिना बोले चले गए। वहीं कुछ दिन बाद काम ख़त्म होने के बाद जब कृतिका निकलने लगी, तो उसे बताया गया कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे समर्थ के साथ शिमला जाना होगा। कृतिका यह सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे बर्फ़ देखना पसंद था और उसके अनुसार वो वहाँ कभी नहीं गई थी। समर्थ और बाकी सब ने ये प्लान बनाया था ताकि वहाँ जाकर वह अपनी यादें याद करने में मदद मिल सके। कृतिका सब सोचते हुए और खुश होते हुए घर आ गई। कल संडे था और उसे परसों निकलना था। घर आते ही वह शिमला जाने के ख्याल सोचने लगी थी, पर कुछ याद आते ही उसकी सारी खुशी चली गई। उसे याद आ गया कि उसे वहाँ जाने से पहले अपने माता पिता और अभय से परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी दोनों तो ठीक हैं, पर अभय से परमिशन लेने का ख्याल ही उसे डरा दिया। वह अब अभय से कैसे इस बात की परमिशन ले, वह उस बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे जाना था शिमला। बहुत मन था उसे वहाँ जाने का। कुछ सोचकर उसने अभय को कॉल लगा दिया। फ़ोन उठाने पर वह कुछ कहती कि अभय की आवाज़ उसे सुनाई दी। वह कह रहा था कि वह अपने फार्म हाउस में है और जो बात करनी है वहीं आकर करे, और इतना कहकर अभय ने फ़ोन काट दिया। कृतिका यह सुनकर शिखा जी से पूछकर फार्म हाउस जाने के लिए निकल गई। शहर से बाहर अभय का फार्म हाउस बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत सा था। आसपास हरियाली और बीच में बना वो घर,
देखने वाला उसे एक बार देखता ही रह जाए। वहीं इसी के एक कमरे में अभय शर्टलेस सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और अपने बेड पर देख रहा था। एक हाथ में उसके शराब से भरा गिलास था और बेड पर एक लड़की थी, चादर से अपने आप को ढके हुए, बाल बिखरे हुए। वह मुस्कुराते हुए अभय को देख रही थी। वहीं अभय के सामने खड़े होकर पास रखा बाथरोब उसने पहना और अदा से आकर अभय की जांघों पर बैठ गई और उसने अभय के गले में अपनी बाहें डाल दीं। अभय भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अभय मुस्कुराते हुए देखकर एक शराब का घूंट पीते हुए, तुम्हारे पास ही मेरा सुकून है, तुम्हारी करीबी ही मुझे पसंद है। लड़की उसकी बात सुन उसके गले पर किस करते हुए, तो क्यों मुझे छोड़कर उस कृतिका से शादी कर रहे हो? तुम मेरे हो तो क्यों उसका होना चाहते हो? अभय अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे और करीब लाते हुए, कृतिका से शादी सिर्फ एक दिखावा है, जो तुम भी जानती हो। मेरे परिवार को एक संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे घर की मर्यादा बरकरार रख सके। कृतिका सिर्फ उसी के लिए है, सिर्फ दिखावे के लिए। दोनों आगे कुछ कहते कि उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ की ओर उन दोनों ने देखा तो वहाँ कृतिका आंखों में आंसू लिए अविश्वास से उन दोनों को देख रही थी। दोनों ही कुछ कहते कि उतने में ही कृतिका पलटकर वहाँ से निकलने लगी। उसे कुछ सीढ़ियाँ उतरनी थी पर उसका पैर फिसला और वह नीचे गिरी। सिर पर और हाथ में चोट लग गई थी उसे। ज़मीन पर पड़ी थी जब वह उसकी नज़रें अभय के साथ खड़ी लड़की पर गईं। वे दोनों ऊपर की सीढ़ियों पर खड़े उसे देख रहे थे। उन्हें देखकर कृतिका के मुंह से बस उस लड़की का नाम निकला, हेजल। कृतिका इतना कहकर बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद कृतिका बेड पर सोई हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद वह बेहोश हो गई थी। अभी फ़िलहाल उसके चेहरे पर कुछ सिकन भरे भाव थे, मानो वह कुछ देख रही हो। अचानक ही वह तुरंत उठ गई। चेहरे पर पसीना आ चुका था। कृतिका अपने हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए, सब याद आ गया है मुझे, सब कुछ। मेरी 2 साल की यादें, मेरा प्यार, मेरे समर्थ, सब याद आ गया मुझे। और ये भी कि अगर मैंने आज आवाज़ नहीं उठाई तो एक गलत इंसान के साथ बन जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कृतिका ये सब मन में सोचते हुए वह बेड से उठी। अब जाकर उसे पता चला कि वह एक कमरे में है। दरवाजे के पास जब वह पहुंची तो वह खुला मिला। यह देखकर उसके फेस पर मुस्कुराहट आ गई। वह सीधे वहाँ से निकलकर मेन गेट की तरफ जाने लगी ताकि यहाँ से निकलकर सब सही कर सके, पर एक आवाज़ से उसके कदम रुक गए और चेहरे पर डर भरे भाव उभर आए। वह पीछे घूमी और वहाँ अभय शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़े थे और उनके पीछे हेजल भी थी। अभय कृतिका के पास आकर, तुम्हारी यह हरकत देखा, लग रहा है तुम्हें सब याद आ चुका है, तभी तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। फिर थोड़ा रुक कर, पर तुम जाओगी कैसे, क्योंकि कल हमारी शादी है और बिना दुल्हन के शादी कैसे हो सकती है? अभय की बात सुनकर कृतिका ने अभय को साफ मना कर दिया, पर जब अभय ने उसे कुछ दिखाया जिसे देखना चाहते हुए भी उसे उनकी बात माननी पड़ी और वह वापस उसी कमरे में आ गई जहाँ से वो निकलकर भागी थी। अगला दिन कपूर इंडस्ट्रीज़ में जब समर्थ ऑफिस आए तो उसे कृतिका ऑफिस में नज़र नहीं आई। हमेशा तो वह पहले ही ऑफिस आ जाया करती, पर आज वह नहीं आई थी। कल उन्हें शिमला निकलना था, जिस वजह से कुछ देर के लिए उसे वहाँ बुलाया गया था। जब 3 घंटे बीत गए कृतिका के इंतज़ार में, तब उसने सभी को अपने ऑफिस आने को कहा। कुछ देर बाद पुलकित, रिदांशी, मानसी और केविन समर्थ के ऑफिस में खड़े थे और यही सोच रहे थे कि वो कहाँ है। इतनी देर में वे सब कृतिका का फ़ोन, उसके घर का नंबर सब मिला चुके थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वहीं समर्थ को एक अजीबोगरीब फीलिंग ने घेर लिया था कि कृतिका के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वह अपने लोगों से कृतिका का पता लगवा रहा था। अभी कुछ देर ही हुई थी कि समर्थ के फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसने सभी को बताया और कुछ बात कर वे सभी वहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी ओर अभय के फार्म हाउस में, अभय का फार्म हाउस अंदर से फूलों से सज चुका था। हॉल के बीचों बीच मंडप भी तैयार था। कुछ ही देर में अभय दूल्हा बनकर वहाँ आ गया था। वहीं हेजल उसके पीछे परेशानी में चली आ रही थी। हेजल अभय को देखकर, एक बार फिर सोच लो अभय, ज़रूरी है उस कृतिका से शादी करना? देखो तुम मेरे हो और मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और का होते हुए। अभय सब जगह नज़र घुमाते हुए, जान हमें यह करना ही होगा, तभी हम साथ रह पाएंगे। अभय इतना बोलकर मंडप में जाकर बैठ गया, क्योंकि पंडित जी ने वर को मंडप में बैठने को कहा था।
वहीं कुछ ही देर में 4 लड़कियों के साथ दुल्हन बनी कृतिका वहां आ गई। उसके फेस पर कोई रौनक नहीं थी जो एक दुल्हन की होती है अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर। वहीं कृतिका ने जब नज़रें घुमाकर एक तरफ देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वहाँ 3 लोगों को बांध कर रखा गया था। उनके सिर पर गन लिए पीछे गार्ड्स खड़े थे। वे तीनों थे कृतिका की माँ शिखा जी, उसके पिता विक्रांत जी और शिखर। शिखा जी उसे सिर हिलाकर ना कह रही थी, पर कृतिका पीछे नहीं हट सकती थी। वह अपने अपनों को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जाकर अभय के पास मंडप में बैठ गई। वहीं अभय उसे देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ सेकंड ही हुए थे कृतिका को मंडप में बैठे हुए, तभी धमाके के साथ फार्म हाउस का गेट खुला और कुछ लोग अंदर आए और आकर वहाँ सभी गार्ड्स को घेर कर खड़े हो गए। अभय यह देखकर मंडप से उठ गया। अभय उन गार्ड्स को देखकर गुस्से में, कौन हो तुम लोग और किसके कहने पर आए हो यहाँ? अभय ने कहा ही था, तभी उसे एक जगह से आवाज़ आई, मेरे। आवाज़ सुनकर सब उस ओर देखने लगे। वो एक दीवार थी जो गोल घूम रही थी और वहाँ बैठा था वो, काले कपड़ों में। आज वो एक काल लग रहा था, अभय का काल। वहीं कृतिका ने जब समर्थ को देखा तो अपनी जगह से खड़ी हो गई। अपने प्यार को, अपने समर्थ को देखकर उसकी आंखों से रुके आंसू बह निकले। वह जितना अपने आप को मजबूत दिखा रही थी, अब कमज़ोर पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था वह उसे संभाल लेगा। यहाँ अभय ने जब अपने सामने समर्थ को देखा तो तिलमिला गया। अभय गुस्से भरी तेज आवाज़ में, गार्ड्स गार्ड्स। अभय के चिल्लाने पर एक 30 गार्ड्स की नई टोली वहाँ तुरंत हाजिर हो गई, जिसे देख अभय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। गार्ड्स अटैक दैम। अभय के कहने पर भी वे गार्ड्स ऐसे ही खड़े रहे, जिन्हें देख अभय का चेहरा गुस्से से भर गया। सुना नहीं तुम लोगों ने? अभय के फिर कहने पर भी वे लोग अपनी जगह से नहीं हिले। वो कुछ कहता कि तभी कुछ लोग दरवाजे से अंदर आए और उनमें से एक ने कहा, वो सब अब आपके ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। अभय यह सुनकर सामने देखता है तो वहाँ से उसके पिता गगन सिंह परियार आ रहे थे। उनके पीछे पुलकित और रिदांशी भी थे। अपने पिता को यहाँ देखकर अभय हैरान हो जाता है। वहीं अब गगन जी उसे गुस्से से घूर रहे थे। समर्थ अभय के सामने आकर, तुझे क्या लगा तू कृतिका से ज़बरदस्ती शादी कर लेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? तेरे पिता को हमने यहाँ बुलवाया ताकि वे तेरी सच्चाई जान सकें, ये जान सकें कि तू एक आस्तीन का सांप है जो अपने पिता की कंपनी की आड़ में इलीगल कामों को अंजाम दे रहा है। तेरा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और उनके साथ मिलकर तू उन कामों को करता है, और इसका सबूत मैं पुलिस को दे चुका हूँ। समर्थ के मुँह से अपनी सच्चाई सुन अभय आग बबूला हो रहा था, क्योंकि यह कोई नहीं जानता था और आज समर्थ ने उसके इस इरादा से पर्दा हटा दिया था। वहीं कृतिका जो अपने पेरेंट्स के पास आकर कब से खड़ी थी, उसे यह सुनकर हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो ऐसे इंसान से शादी करने जा रही थी। समर्थ आगे बात कंटिन्यू रखते हुए, पर यह सारे काम तू अकेले नहीं कर सकता था। तुझे इस काम के लिए किसी से मदद मिल रही थी, तो तू खुद उस इंसान का नाम बताएगा या मैं उगलवाऊँ? इतना कहते ही समर्थ ने कुछ गार्ड्स को इशारा किया, जिससे वे अभय की तरफ बढ़ने लगे। पर वे गार्ड्स आगे बढ़ पाते तभी एक गोली की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब सबने गोली चलने की आवाज़ की तरफ देखा, वो देखकर समर्थ की आंखों में गुस्सा तैर गया। उस तरफ विक्रांत जी बेहद गुस्से में खड़े हुए थे। उन्होंने एक हाथ में गन पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से कृतिका की बाँह पकड़ी हुई थी। गन का निशाना कृतिका थी। सभी की धड़कनें रुक सी गई थीं। समर्थ गुस्से से काँप रहा था। वहीं कृतिका हैरानी से अपने पिता को गर्दन घुमाकर देख रही थी। उसके पिता, जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, आज भी उसकी जान ले सकते हैं, यह ख्याल ही उसे मार रहा था। विक्रांत बेहद गुस्से में, वहीं रुक जाओ सब अपनी जगह, कोई भी आगे नहीं आएगा। किसी ने भी मुझे या अभय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देगी। समर्थ गुस्से में, अगर उन्हें कुछ हुआ ना विक्रांत सिंह शेखावत, तो आप मेरा वो रूप देखेंगे जिससे लोग डरते हैं। शिखा जी रोते हुए, क्या कर रहे हैं आप? बेटी है हमारी, आप उसकी जान लेंगे? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। विक्रांत जी शिखा जी से गुस्से में, किसकी बेटी? कैसी बेटी शिखा? ये लड़की मेरी कोई नहीं लगती, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इससे। विक्रांत जी ने यह बात कृतिका को तिरछी नज़रों से घूरते हुए कहा। वहीं यह सुन कृतिका के आंसू बहने लगे। आप भूल रही हैं शिखा, यह सिर्फ आपकी बेटी है। इसका बाप कौन है यह सिर्फ आप जानती हैं। पापा ने मेरी शादी आपसे करवाई थी।
तब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, पर जब आपकी बेटी ने मेरा हक लिया तब से नफरत हो गई थी इससे। विक्रांत जी की बातें सुन कृतिका का रोना और बढ़ गया। जिस पिता के मुंह से अपने लिए बेटी सुनना चाहती थी, वह आज वही उसे एक नाजायज कह रहे थे। जिसका स्नेह भरा हाथ उस पर रखना था, आज वही उसके सिर पर गन ताने खड़े थे। वहीं बाकी सभी विक्रांत जी को रोकने के लिए कुछ न कुछ कह रहे थे, पर वे किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तभी अचानक ही किसी ने गोली चलाई, जो सीधे विक्रांत जी के हाथ पर जा लगी, जिससे उनकी पकड़ कृतिका से छूट गई। वहीं ऐसा होते देख तुरंत ही समर्थ ने कृतिका को अपनी तरफ खींच लिया। अब सबका ध्यान गोली चलाने वाले पर गया तो सब एक बार फिर से हैरान हो गए, क्योंकि गन हेजल ने चलाई थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हेजल गन थामे आगे आ गई। अभय गुस्से से, हेजल आप क्या कर रही हैं? आप पागल हो गई हैं क्या? हेजल तेज आवाज़ में, हाँ हो गई हूँ पागल। कर दिया है आप दोनों ने मिलकर मुझे पागल। यह बात वह अभय और विक्रांत जी को देखकर बोली। फिर विक्रांत जी से, आप अंकल डैड के जाने के बाद आपको ही अपना पिता माना था, और आपने भी तो मेरी जिम्मेदारी ली थी, पर जब मैं घुट रही थी अपनी लाइफ में तब कहाँ थे आप? फिर अभय से, और तुम अभय, सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, पर तुमने क्या किया मेरे साथ? आप दोनों ने बस मुझे अपनी कठपुतली बनाए रखा। सबसे पहले मुझे समर्थ के पास भेजा ताकि मैं चालाकी से उसे बेड में फंसा दूं और उसे कृतिका के पीछे लगवा दूं, और इसका खुलासा तब करूं जब वह कृतिका से अपने प्यार का इजहार कर सके। जब वो सब किया तब समझ नहीं आया था कि मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ। तब मैं अभय के प्यार में अंधी थी ना। और पता है अभय, मेरी आंखें कब खुलीं? जब तुमने ये कहकर हमारे बच्चे को मेरी कोख में ही मरवा दिया कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उस दिन से घुट रही थी अंदर ही अंदर, और फिर मुझे आप दोनों के प्लान के बारे में पता चला, और मैं सोच लिया था कि मैं कृतिका की लाइफ ख़राब नहीं होने दूंगी, जैसे मेरी हुई है। इतना कहकर हेजल रोते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गई। वहीं बाकी लोग जो उसकी बातें सुन रहे थे, वे हैरान थे। समर्थ ने जब यह सुना कि वो बेट लगवाना एक प्लान था, तो उसे एक सुकून का एहसास हुआ। बीते सालों में यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसने बेट लगाई ही क्यों थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई और अभय, विक्रांत जी और हेजल तीनों को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। समर्थ पुलिस को रोकते हुए, एक मिनट इंस्पेक्टर, हेजल को छोड़ दीजिए क्योंकि वह निर्दोष है, और मुझे मिस्टर विक्रांत सिंह शेखावत से कुछ पूछना है। वे मेरे सवालों का जवाब दे दें, फिर आप अपने गुनाहगारों को ले जा सकते हैं। यह बात समर्थ ने विक्रांत जी को घूरते हुए बोली। फिर उनके सामने जाकर, क्यों किया आपने कृतिका के साथ ऐसा? क्यों उनकी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं आप? वो आपकी बेटी है मिस्टर विक्रांत सिंह शेखावत। समर्थ के सवाल सुनकर दूर खड़ी कृतिका रोते हुए अपने पिता को देखने लगी। वहीं शिखा जी, जो कृतिका को संभाले खड़ी थी, उन्होंने यह सुनकर विक्रांत जी से नज़रें फेर लीं। विक्रांत जी समर्थ के सवाल सुनकर गुस्से में, नहीं है वह मेरी बेटी, सुना नहीं, वो मेरा खून नहीं है। शिखा जी के अलावा बाकी सभी ये सुन हैरान रह गए। वही विक्रांत जी कृतिका और शिखा को देखते हुए, बहुत साल पहले मेरे पिता को शिखा मिली थी जब वह प्रेग्नेंट थी। शिखा मेरे पिता को पसंद आई थी और वह उसे मेरी वाइफ बनाना चाहते थे, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरी ये कमी छुपाने के लिए उन्होंने मेरी शादी शिखा से कर दी। वक्त के साथ मैंने शिखा को तो अपना लिया, पर इसे नहीं। मुझे पसंद नहीं थी, यह किसी और का खून थी। पर जब मेरे पिता ने मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी, तो मेरे दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो गई। इस वसीयत का खुलासा उनके मरने के बाद हुआ। तब मैं कृतिका को अपनी दुनिया से बाहर निकालना चाहता था और मेरी सारी प्रॉपर्टी इससे लेकर इसे अपने घर से निकालना चाहता था, क्योंकि मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करता। पर जब मुझे बिल की शर्तों का पता चला और यह पता लगा कि कृतिका जब 25 साल की ना हो जाए और शादी ना कर ले, तब जाकर वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से इसके पति के नाम होगी। तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर मुझे अभय का ख्याल आया और हमने ये प्लान बनाया जिससे मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए और अभय को अपने परिवार के लिए एक ऐसी बहू जो 4 दीवारों में कैद की जा सके। पर उससे पहले इसे तोड़ना था, जिससे बिना कुछ कहे अभय से शादी कर ले। और ऐसा हुआ जब उस बैट की वजह से इसका दिल टूटा। विक्रांत जी की बात जब पूरी हुई तब पुलिस उन दोनों को ले गई। वहीं कृतिका यह सब सुनकर एक बार फिर टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपने बचपन से पिता माना,
आज उसे पता चला कि वह उसके असली पिता नहीं है। जिस पिता के मुँह से अपने लिए बेटा सुनने के लिए, उनके स्नेह के लिए वह तरसती थी, वो उसका हक नहीं था। ये सब सोचते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इस तरह देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिखा जी सिर झुकाकर वहाँ रखी चेयर पर बैठी थीं। वहीं जब समर्थ से कृतिका को ऐसे नहीं देखा गया तो वह उसके सामने आ गया। समर्थ कृतिका के आंसू साफ करते हुए, बहुत हुआ और बहुत रो ली आप कृतिका। उस इंसान के लिए अपने आंसू मत बहाओ जो इनके हकदार ना हो। उसका हाथ पकड़कर, चलिए यहाँ से, इतना बोलकर समर्थ कृतिका को ले जाने लगा, पर कृतिका ने अपना दूसरा हाथ समर्थ के हाथ को पकड़कर रोक दिया। उसे ऐसा करते देख सब कृतिका को देखने लगे। कृतिका समर्थ को देखकर, मेरी याददाश्त वापस आ गई है समर्थ, सब याद आ गया है मुझे। कृतिका की बात सुन समर्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर अभी मेरे कुछ सवाल बाकी हैं जिनके जवाब सुने बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इतना बोलकर वह शिखा जी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। वहीं उसे ऐसा करते देख शिखा जी उसे नज़रें उठाकर देखने लगीं, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, एक आप ही हैं जो मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं। कौन है मेरे पिता? किसकी बेटी हूँ मैं? पापा मुझे नाजायज़ कहकर गए हैं, आप बता दीजिए ना। मैं नाजायज़ नहीं हूँ, बताइए ना माँ। नहीं हूँ मैं नाजायज़। कृतिका आंसू भरी आंखों से शिखा जी से सवाल कर रही थी। वहीं शिखा जी उसे नम आंखों से देख रही थी, कुछ नहीं कह पा रही थी वह। वहीं बाकी सब चुप होकर इन माँ बेटी की बातों को सुन रहे थे। अभी फ़िलहाल वहाँ समर्थ, पुलकित, रिदांशी, मानसी और केविन ही थे। अभय के पिता अभय के अरेस्ट होने के बाद वहाँ से चले गए थे। शिखा जी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम नहीं बता पा रही हो शिखा, तो क्या हम कृतिका के सवालों का जवाब दे दें? आवाज़ सुनकर सभी ने उस ओर देखा। दरवाजे से देवेंद्र जी और प्रियंका जी अंदर आ रहे थे। उन्हें आता देख शिखा जी अपनी जगह से खड़ी हो गईं और वे दोनों कृतिका के सामने आकर खड़े हो गए। देवेंद्र जी कृतिका से, मैं बताता हूँ आपको बेटा कि आप किसकी बेटी हैं और आपकी असली पहचान क्या है। ये कहकर उन्होंने एक बार शिखा जी की तरफ देखा और वापस कृतिका को देखकर, आपकी असली पहचान है विशाल खुराना और आप हैं कृतिका खुराना। विशाल आपके पिता का नाम है बेटा। यह सुनकर कृतिका हैरानी से उन्हें देखने लगी, जैसे पूछ रही हो इस बारे में आप कैसे जानते हैं। उसके चेहरे के भाव को देखकर आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं आपके पिता को कैसे जानता हूँ। तो सुनिए हमारी कहानी। एक बार आंखें बंद कर, मैं और विशाल सीबीआई ऑफिसर थे और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार एक केस के सिलसिले में हम अपनी पहचान छुपाकर एक कॉलेज में जाना पड़ा और वहाँ मेरी मुलाकात हुई प्रियंका से और विशाल की शिखा से। इत्तेफाक से हम दोनों की तरह प्रियंका और शिखा दोनों दोस्त थीं। उस दौरान मुझे प्रियंका से प्यार हो गया और विशाल को शिखा से। जब केस ख़त्म हुआ तब हम दोनों ने अपनी सच्चाई इन दोनों को बता दी। इनका कॉलेज ख़त्म होने के बाद फैमिली की परमिशन से हम चारों ने एक ही दिन शादी कर ली और शादी के बाद एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहने लगे। सब सही चल रहा था और महीनों बाद हम दोनों को ही पता चला कि हम दोनों पिता बनने वाले हैं। हम बहुत खुश थे और दोनों अपनी बीवियों का बहुत ध्यान रख रहे थे। पर एक दिन हमारे एक दुश्मन ने, जिसके भाई को हम दोनों ने मिलकर पकड़ा था, उसने प्रियंका और शिखा दोनों का किडनैप कर लिया। हम दोनों वहाँ पहुँच गए और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। तभी उस दुश्मन ने प्रियंका पर गोली चला दी। मैं उस समय इनसे काफ़ी दूरी पर था, पर जब तक उनके पास पहुँचा तब तक विशाल इनके सामने आ गया था और गोली उसके दिल में घुस चुकी थी। हम जब तक विशाल को हॉस्पिटल ले जाते उससे पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। देवेंद्र जी इतना बोल पाए क्योंकि उनका गला आंसुओं की वजह से ब्लॉक हो गया था। वे प्रियंका जी के गले लगकर रो रहे थे। सभी उन्हें नम आँखों से देख रहे थे। समर्थ अपने पिता के पास आकर खड़े हो गए थे। उनकी आंखें भी नम थीं। शिखा जी, देवेंद्र जी की बात आगे बढ़ाते हुए, विशाल की मौत के बाद मैंने सब लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दिया और वहाँ से पुणे चली गई और वहाँ अपनी एक दोस्त के साथ रहने लगी। उन्हीं दिनों में तुम्हारे दादाजी यानी विक्रांत जी के पिता वहाँ आए हुए थे। अचानक ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस समय मैं 7 महीने प्रेग्नेंट थी। मेरी अवस्था देख वे मुझे अपने साथ दिल्ली ले आए और मेरी शादी विक्रांत जी से करवा दी। मैंने बहुत कोशिश की बेटा,
विक्रांत जी के दिल में तेरी जगह बना सकूं, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी माँ उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरती रही, जो उनके जाने के बाद भी कायम रही, और उसी की वजह से उन्होंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगा वह सही है और उसके परिवार वाले भी अच्छे हैं, तो तुम आराम से और खुशी से रहोगी। पर अगर मुझे पता होता कि अब ऐसा निकलेगा तो मैं कभी हाँ नहीं करती। मैं हाँ ही नहीं करती। शिखा जी इतना बोलकर रोने लगी। वहीं केतका ने अपनी माँ को गले लगा लिया। कुछ देर बाद शिखा जी उससे अलग होकर देवेंद्र जी और प्रियंका जी के सामने आ गईं। देवेंद्र, प्रियंका, अगर तुम लोगों को याद हो, विशाल की एक इच्छा थी जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। वे चाहते थे कि अगर हम दोनों में से एक को लड़का हुआ और दूसरे को लड़की, तो हम उन दोनों की आपस में शादी करवा देंगे। तो क्या आप दोनों समर्थ बेटा के लिए मेरी केतका को अपनाएंगे? दोनों की शादी करवाएंगे? वे हाथ जोड़कर बोलीं। शिखा जी की बात सुन समर्थ की नज़रें केतका की ओर चली गईं और केतका भी यह सुनकर समर्थ को देखने लगी। दोनों की नज़रें मिलीं तो दोनों के दिल धड़क गए। भाई देवेंद्र जी और प्रियंका जी यह सुनकर मुस्कुरा दिए। प्रियंका जी आगे बढ़कर शिखा जी के गले लग गईं। वहीं बाकी सबके चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट आ गई। तीनों बड़ों ने तय कर लिया कि तुरंत ही दोनों की शादी कर दी जाए, क्योंकि वे अब नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अपने प्यार के लिए तड़फें। रिदांशी कृतिका के पास आकर मुस्कुराते हुए, देखो इन मैडम ने अपना रोकर क्या हाल बना दिया है। कुछ देर रुककर पहले इनका ये हाल ठीक कर दूं और तब तक समर्थ भी तैयार हो जाएंगे। रिदांशी की बात सुन सबने सहमति जताई। वहीं समर्थ और कृतिका की नज़रें अभी भी एक दूसरे पर ही टिकी थी। कृतिका इस वक्त उसी कमरे में थी जिसमें वह कुछ देर पहले वैभव की दुल्हन बनी थी। उस समय कृतिका के चेहरे पर उदासी थी, तो अब उसके चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। मानसी और रिदांशी उसे समर्थ की दुल्हन बना रही थीं। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह तैयार हो गई, तब वे दोनों उसे वहाँ से बाहर ले आए। जब वे दोनों कृतिका को बाहर लाईं, सभी की नज़रें कृतिका पर आ गईं। लाल जोड़ा जिसमें सुनहरा डिजाइन बना हुआ था, सोने के कंगनों और सभी साज सज्जा किए वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट। वहीं समर्थ गोल्डन शेरवानी पहने और साफा पहने एक हैंडसम सा दूल्हा लग रहा था। वह पुलकित और केविन के साथ खड़ा मुस्कुराते हुए कृतिका को ही देख रहा था। पंडित जी के कहने पर समर्थ कृतिका की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर वो मंडप की तरफ बढ़ गया। वहीं कृतिका की नज़रें चलते हुए समर्थ पर ही थीं। अपने आने वाली ज़िंदगी को सोचते हुए वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। कृतिका और समर्थ मंडप में आ गए थे और शादी की रस्में कर रहे थे। वरमाला दोनों ने ही एक दूसरे को पहना दी थी। इन दोनों का गठबंधन मानसी ने आकर किया। जब बारी कन्यादान की आई तो शिखा जी ने रिदांशी और पुलकित को यह करने के लिए भेजा। अब पंडित जी के कहने पर समर्थ ने कृतिका की सिंदूर से मांग भर दी और फिर उसे मंगलसूत्र पहनाने लगा। कृतिका मुस्कुराते हुए समर्थ को ही देख रही थी। दो प्यार करने वाले इतने इंतजार के बाद एक हो रहे थे। वहाँ चल रहे गाने की लाइंस कृतिका के मन का हाल बता रही थीं। फेरों के बाद उन दोनों की शादी पूरी हो गई। वे दोनों वहाँ से उठकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे और फिर थोड़ी देर बाद समर्थ के घर के लिए वे सभी निकल गए। कुछ ही देर में वे लोग वहाँ पहुँच गए। प्रियंका जी पहले अंदर जाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाने की तैयारी करवाने लगीं। तब तक समर्थ और कृतिका गाड़ी में ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद दोनों को बुलवाया गया। प्रियंका जी ने दोनों की आरती की और कृतिका के सामने चावल भरा कलश रखा, जिसे गिराकर कृतिका अंदर बढ़ी और आगे बढ़कर अलाते की थाली में पैरों को रखकर जैसे ही उसने अपना एक पाँव बाहर निकाला, जिससे वह गिरने वाली थी, पर समर्थ ने आकर उसे संभाल लिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ गईं। सभी की नज़रें अपने ऊपर देख समर्थ ने संभालते हुए कृतिका को छोड़ दिया, जिससे वह अपने पैरों के शुभ निशान बनाते हुए घर के अंदर बढ़ गई। कुछ और रस्में की गईं, जिसे सभी ने हंसी मजाक के साथ पूरा किया। वहीं दोनों नए बने पति पत्नी की नज़रें एक दूसरे को ही निहारने का काम में लगी हुई थीं। सभी रस्में और डिनर होने के बाद कृतिका को रिदांशी समर्थ के रूम में छोड़कर रिदांशी जा चुकी थी। वहीं समर्थ अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी धड़कनें तेज चल रही थीं। जब समर्थ अपने कमरे में पहुंचे तो एक बार कमरे का हाल देख उनकी धड़कनें ही रुक गईं। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। एक बेहतरीन फर्स्ट नाइट का पूरा इंतजाम किया गया था, पर समर्थ को अपने कमरे में कृतिका नज़र नहीं आई।
तभी उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया जहाँ से पर्दे उड़ रहे थे। समर्थ समझ गए कि वहाँ कौन होगा। जब समर्थ बालकनी में आए तो वहाँ केतका एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। खुले बाल उसके हवा में उड़ रहे थे, पर इससे अनजान वह एकटक चाँद को देख रही थी। समर्थ यह देख मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा हो गया। समर्थ सामने देखते हुए, आपको चाँद को निहारना बहुत पसंद है ना? यह बात सुन केतका ने चेहरा घुमाकर समर्थ को देखा। केतका उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर, हाँ बहुत पसंद है मुझे समर्थ जी। समर्थ उसकी बात सुन फिर मुस्कुरा दिया। ऐसे ही दोनों की बातें शुरू हुईं और दोनों वहीं बालकनी में रखे सोफे पर बैठ गए। पुरानी बातें भूलकर नई यादें बनाने में लग गए। कुछ सालों बाद दिल्ली के एक होटल में बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी और अब घोषित किया जाना था वो अवार्ड जो हर बिजनेसमैन और वूमेन पाने का ख्वाब रखती हैं, और वो था बेस्ट बिजनेसमैन और वूमेन का अवार्ड। होस्ट स्टेज पर से, तो अब सबसे बड़ा अवार्ड जो यहाँ मौजूद हर कोई पाना चाहता है, यानी बेस्ट बिजनेसमैन और वूमेन अवार्ड। तो बिना कोई सस्पेंस क्रिएट किए हम उनका नाम घोषित करते हैं। इस साल भी बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड जाता है शेखावत इंडस्ट्रीज़ की ऑनर केतका समर्थ कपूर को, और बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जाता है उन्हीं के पति यानी कपूर इंडस्ट्रीज़ के ऑनर समर्थ कपूर को। होस्ट के विनर अनाउंस करने के बाद पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। वहीं एक टेबल पर बैठे समर्थ और केतका यह सुनकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और आगे बढ़कर अपना अवार्ड लेने चले गए। दोनों ने ही मुस्कुराते हुए अपना अवार्ड लिया। केतका मुस्कुराते हुए माइक लेकर, हेलो एवरीवन, इस बार फिर ये अवार्ड को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हर बार की तरह मैं ये अवार्ड मेरे पति समर्थ को देकर डेडिकेट करती हूँ, जिनके मुझ पर दिखाए कॉन्फिडेंस की वजह से मैं यहाँ हूँ, और ये अवार्ड मेरे पूरे परिवार के लिए। इतना बोलकर केतका ने अवार्ड ऊपर उठा दिया, जिसे देख एक बार फिर तालियां बज उठीं। समर्थ और केतका एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए उस टेबल पर आ गए जहाँ पहले से ही देवेंद्र जी, प्रियंका जी, शिखा जी, पुलकित, रिदांशी बैठे हुए थे। वहीं शिखा जी की गोद में लक्ष्य बैठे हुए थे और प्रियंका जी की गोद में थे समर्थ और केतका का बेटा। उन सभी ने दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। दी एंड।